हमने आज केल्विन साइकिल पढ़नी है। अभी फोकस करें केल्विन साइकिल पर। एमसीक्यूज आपके हो गए बस, एंजाइम के सारे तकरीबन, सेलुलर रेस्पिरेशन के। अभी पूरा फोकस करना है, फुल कंसंट्रेशन से सुनना है आपने लेक्चर को। अब देखें, ये आपके सामने ये जो चीज़ बनी हुई है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है ये, ठीक है ना। ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट है ये वाला, ठीक हो गया। ये देखें, वाटर आ रहा है, लाइट आ रही है और ऑक्सीजन बन रही है, प्लस में एटीपी और एनएडीपीएच बन रही है। बताएं ये कौन सा रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन है या डार्क रिएक्शन? इसको नाम दें। वाटर आया, लाइट आई, वाटर को तोड़ा गया और उससे ऑक्सीजन बनी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बने, उन्होंने एटीपी और एनएडीपीएच बनाई। ये लाइट रिएक्शन है। मतलब लाइट रिएक्शन के कितने प्रोडक्ट हैं? ऑक्सीजन, एटीपी और एनएडीएच। ऑक्सीजन निकल गई, बाकी आपकी बची एटीपी और एनएडीपीएच, जो कि यूज होंगे केल्विन साइकिल में डार्क रिएक्शन में। ये एटीपी और एनएडीपीएच निकल आए। हाँ भाई, कहाँ पे हुआ लाइट रिएक्शन बताएं? स्ट्रोमा में या थैलाकॉइड में? आप कह रहे हैं स्ट्रोमा में, है ना? आप कह रहे हैं स्ट्रोमा में। अच्छा, थैलाकॉइड में। अच्छा, ग्रेना कह सकते हैं, ग्रेना, ग्रेनम कह सकते हैं, ग्रेनम। अच्छा, कौन सी थैलाकॉइड में हुई है? स्ट्रोमल थैलाकॉइड में या ग्रेनल थैलाकॉइड में? स्ट्रोमल थैलाकॉइड कहते हैं इंटरग्रेना को, थैलाकॉइड लैमेली को कहते हैं। ग्रेनल, वेरी गुड। स्मॉल, मॉडिफाइड नहीं, ओरिजिनल, ओके। क्लोरोफिल कंटेनिंग, ओके। तो ये आपकी एटीपी और एनएडीपीएच जाएंगे स्ट्रोमा में। वहां पे क्या होगा? वहां पे CO2 आएगा, CO2 से NADPH हाइड्रोजन देगा और वहां पे ATP खर्च होगी। ATP को यूज करेंगे, NADPH को यूज करेंगे, CO2 को यूज करेंगे। NADPH और ATP में से ATP क्या करेगी? एनर्जी देगी। किसके लिए? हाइड्रोजन और CO2 को जोड़ने के लिए, मतलब ग्लूकोज बनाने के लिए। तो ये CO2 आई, NADPH और ATP लाइट रिएक्शन वाली यूज हुई, ये आपका शुगर बन गया, ग्लूकोज। ये भाई जो रिएक्शन है, ये डार्क रिएक्शन है, इसको हमने केल्विन साइकिल कहा। तो ये आज पढ़ना है। अच्छा, मुझे कौन बताएगा लाइट और डार्क रिएक्शन में आपस में कनेक्शन क्या है? कौन सा कनेक्शन है लाइट और डार्क रिएक्शन में? बताएं जल्दी, कौन बताएगा मुझे? लाइट और डार्क रिएक्शन का कोई कनेक्शन बताए। लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं वो डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। वेरी गुड भाई। जो डार्क रिएक्शन है किसको कह रहे हैं हम? आप कहेंगे सर वो रिएक्शन जिसमें लाइट का यूजेज ना हो, इसको हम लाइट का इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहेंगे, लाइट इंडिपेंडेंट कहेंगे। और इसको हम केल्विन साइकिल भी कहेंगे, क्योंकि केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। इसको हम केल्विन मेल्विन साइकिल भी कहेंगे, क्योंकि इसका फुल नेम केल्विन मेल्विन था। इसको हम केल्विन बेंसन साइकिल भी कहेंगे, क्योंकि बेंसन इसका कोवर्कर था। किसका? केल्विन का। इसको हम C3 साइकिल भी कहेंगे, क्योंकि जब शुरुआत होगी इसकी, जो पहला प्रोडक्ट बनेगा केल्विन साइकिल में, वो 3 कार्बन वाला होगा, जिसको हम कहेंगे PGA, फास्फोग्लाइसरिक एसिड और फास्फोग्लाइसरेट। और वो स्टेबल होगा, वो केल्विन साइकिल में यूज होगा। तो ये भाई केल्विन साइकिल का थोड़ा इंट्रोडक्शन था, जिसको हमने डार्क रिएक्शन कहा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहा। मुझे बताएं, लाइट पे तो यूज नहीं करेगा, लाइट पे तो इंडिपेंडेंट है, मगर लाइट के ये जो 2 प्रोडक्ट हैं NADPH+H और ATP, इनको यूज करेगा कि नहीं? इनको यूज करेगा भाई। मतलब इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है लाइट पर, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है लाइट पर। लाइट पर वैसे डिपेंडेंट नहीं, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है। तो देयर इज अ लिंक बिटवीन डार्क एंड लाइट रिएक्शन।
लाइट और डार्क रिएक्शन में जो लिंक बना रही है वो NADPH और ATP बना रही है, ठीक है ना। ऑक्सीजन नहीं बना रही, CO2 नहीं बना रही। CO2 खुद डार्क रिएक्शन का हिस्सा है, लाइट जो है वो लाइट रिएक्शन का हिस्सा है, वाटर लाइट रिएक्शन का हिस्सा है। जो कनेक्टिंग मॉलिक्यूल हैं वो दो हैं, ATP और NADPH2। ओके सर, यहाँ तक ओके। अभी इसको हम बायोसिंथेटिक पाथवे भी कहते हैं, केल्विन साइकिल को बायोसिंथेटिक पाथवे इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बनता है क्या, ग्लूकोज। तो ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन हो गया, एनाबॉलिक रिएक्शन हो गया। इसमें कोई कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनेगा सिंपल से, और ये एंडरगोनिक हो गया। एंडरगोनिक का मतलब क्या पढ़ा था हमने, एनर्जी स्टोरिंग। तो ये हमें ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज में एनर्जी स्टोर करेंगे हम। एंडरगोनिक है, आप देखेंगे बेसिकली तो ये रिडॉक्स है मगर इसमें ऑक्सीडेशन भी होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैं आपके लिए सेव कर रहा हूँ जो मैंने इंट्रो दिया है केल्विन साइकिल का। अभी अच्छा एक और बात केल्विन साइकिल के बारे में, एक और बात, हाँ लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है भाई। एक और बात, इस रिएक्शन में 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेप्ट करने वाले रिएक्शन को कहेंगे कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, एक्सेप्ट करना या फिक्स करना CO2 को, कार्बोक्सिलेशन। और दूसरा स्टेप जो होगा, जो CO2 आपने फिक्स की उसको रिड्यूस करना, तो रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, CO2 को आप हाइड्रोजन देंगे। मगर आप देखेंगे जब मैं रिडक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको मैं कहूँगा PGA को हाइड्रोजन देंगे। तो याद रखना है आपने कि CO2 और PGA एक ही बात है। अगर मैं कहूँ CO2 रिड्यूस हो रहा है तो भी सही है, अगर मैं कहूँ PGA रिड्यूस हो रहा है तो भी सही है। क्यों कि जो CO2 होगा आप देखेंगे इज अ पार्ट ऑफ PGA, तो PGA को रिड्यूस किया इसका मतलब इसमें CO2 है उसको रिड्यूस किया। तो सेकंड स्टेप आपका रिडक्शन हो गया। और थर्ड स्टेप आपका होगा रीजनरेशन। रीजनरेशन आपने पढ़ा हुआ है केल्विन साइकिल, पहले एंट्री के बच्चे हैं तो आपको पता है कि कार्बोक्सिलेशन करवाने के लिए हमें एक मॉलिक्यूल चाहिए होता है जिसका नाम होता है RUBP। 5 कार्बन वाली शुगर होती है जिसके अंदर 2 फास्फेट लगे होते हैं, फर्स्ट कार्बन और 5th कार्बन पर। उसे हम राइब्यूलोज, एक 5 कार्बन वाली कीटोन शुगर है, बाइफास्फेट 2 फास्फेट वाली शुगर है। ये इस एंजाइम के पास होती है जो कार्बोक्सिलेशन करता है। तो कार्बोक्सिलेशन करने के लिए ये शुगर चाहिए 5 कार्बन वाली। और ये जैसे आप पढ़ते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, क्रेब्स साइकिल में पढ़ा है आपने, पढ़ा है ना, पढ़ा है हमने, मैंने पढ़ाया है, कल परसों पढ़ाया है, कुछ दिन पहले पढ़ाया है, बल्कि पिछले वीक में पढ़ाया है मैंने कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम से कंबाइन होकर सिट्रेट बनाता है। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड वापस में अगर ना बने क्रेब्स साइकिल के लास्ट में, रीजनरेट ना हो, मेलेट से बनता है वापस, तो क्रेब्स साइकिल दोबारा चलेगी नहीं। तो ऐसे ही RUBP दोबारा बनना लाजमी है। तो रीजनरेशन में एक्चुअली क्या होगा, RUBP को रीजनरेट करेंगे, RUBP को फिर बनाएंगे। RUBP का काम क्या है इतना सा याद कर लें, ये कार्बोक्सिलेशन जो हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं, इसमें ये यूज होगा। इसका मतलब जैसे क्रेब्स साइकिल में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, अगर मैं कहूँ सिट्रेट में ऑक्जेलो एसिड के 4 कार्बन हैं या नहीं हैं, आइसोसिट्रेट में है, सिसिकोनिटेट में, आइसोसिट्रेट में, गिटोग्लूटरिक एसिड में, सक्सीनाइल में, सक्सीनेट में, फ्यूमरेट में, मेलेट में, भाई उसी के तो कार्बन हैं। तो वापस आपका ऑक्जेलो एसिड यहाँ पे ही ऐसे होगा केल्विन साइकिल में, आप देखेंगे CO2 को फिक्स करेंगे और ये रिएक्शन चलता जाएगा और फिर CO2 को फिक्स करवाने वाला क्या, RUBP वापस रीजनरेट करेंगे तो फिर काम शुरू होगा, ठीक है ना। तो ये 3 स्टेप्स हैं आपके पास, कार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन एंड रीजनरेशन। मैं कह रहा हूँ इसको छोड़ दें, हम एक अपना पेज ले रहे हैं, वहाँ पे केल्विन साइकिल को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे केल्विन साइकिल को पढ़ेंगे। अभी देखें फर्स्ट स्टेप कौन सा था,
मुझे बताएं फर्स्ट स्टेप कौन सा था? आप कहेंगे सर कार्बोक्सिलेशन, आप कहेंगे सर कार्बोक्सिलेशन। मैं कह रहा हूं भाई कार्बोक्सिलेशन करवाने वाले एंजाइम का नाम है रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम का नाम क्या है? रुबिस्को। अच्छा मैं यहां पे लिख रहा हूं नाम एंजाइम का, रुबिस्को। इसका ये एब्रीविएशन है, इसका फुल फॉर्म देखें। रुबिस का मतलब है 5 कार्बन वाली शुगर, RUBP। कितने कार्बन वाली है? 5 कार्बन वाली शुगर है, कीटोन शुगर है, जिसके पास 2 फास्फेट हैं, कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 5 पर। इसीलिए RUBP को राइबुलोज 1,5 बाय फास्फेट भी कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? रुबिस का मतलब क्लियर हो गया यहां तक। को का मतलब है ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम जो है काम कर सकता है एज अ कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज तौर कम कर सकता है। कार्बोक्सिलेज का मतलब है जब ये फिक्स करे कार्बन डाइऑक्साइड को तो इस रुबिस्को को कहेंगे कार्बोक्सिलेज। तो C स्टैंड फॉर कार्बोक्सिलेज, यानी इसका काम है कार्बोक्सिलेशन करना, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना। और O स्टैंड फॉर ऑक्सीजनेशन, मतलब इसके 2 काम हैं। ऑक्सीजनेशन करेगा तो एंजाइम को क्या कहेंगे? एंजाइम को क्या कहेंगे आप कहेंगे सर एंजाइम को हम कहेंगे ऑक्सीजिनेज। क्या कहेंगे? ऑक्सीजिनेज। तो ऑक्सीजिनेज जब ये कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे किसको एक्सेप्ट करे? ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करे। मतलब इसके 2 काम हो गए। एक C मतलब कार्बोक्सिलेज, मतलब CO2 को फिक्स करना। एक O मतलब ऑक्सीजिनेज, मतलब ऑक्सीजन को फिक्स करना। अब आप बच्चे मुझे बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये जो रुबिस्को है किसको एक्सेप्ट करेगा भाई? किसको एक्सेप्ट करेगा बताएं? ऑक्सीजन को या CO2 को? CO2 को। CO2 को एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर करेगा तो ग्लूकोज बनेगा? नहीं बनेगा। ग्लूकोज तो नहीं बनेगा, ये RUBP आपका ऐसा टूट जाएगा, आप फिर से रीजनरेट भी नहीं कर पाएंगे और आपका एक नुकसान होगा, और उस नुकसान को आप कहेंगे फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइट की मौजूदगी में क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की जगह पे चल पड़ता है। उसमें क्या होता है फोटो रेस्पायरेशन में? रुबिस को कार्बोक्सिलेज की तरह छोड़कर ऑक्सीजनेज तौर काम करता है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, तो फूड बनने के बदले फूड टूट रहा होता है। तो वो जो फूड टूट रहा है उसमें ATP भी नहीं बनती, खामखा रिएक्शन होता है, नुकसान भी होता है। नुकसानफुल प्रोसेस है भाई, हार्मफुल प्रोसेस है, उसे हम वेस्टफुल प्रोसेस या फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं। लाइट में हो रहा है तभी फोटो, रेस्पायरेशन की तरह फूड टूट रहा है इसीलिए रेस्पायरेशन। ठीक हो गया? फोटो रेस्पायरेशन को छोड़ दें। अभी काम की क्या चीज है कि रुबिस्को ने कौन सा काम करना है? एज अ C, एज अ कार्बोक्सिलेज। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट की इसने। भाई कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है? 1। और रुबिस्को के पास जो शुगर है उसमें कितने कार्बन है? 5। अगर इस शुगर के 5 कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड के 1 कार्बन को आपस में जोड़ा जाए तो कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनेगा? 6 कार्बन वाला। 5 इसके और 6ठा कार्बन डाइऑक्साइड वाला। मतलब ये एंजाइम CO2 को एक्सेप्ट करके अपने पेंटोस शुगर से जोड़ेगा, RUBP से जोड़ेगा, तो 6 कार्बन वाली शुगर बन जाएगी, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो कार्बन होगा, ये वाला कार्बन रेड वाला जो मैंने बनाया है ये CO2 का है, और ये जो मैंने बनाए हैं ये फास्फेट हैं। ये फास्फेट पहले भी थे अब भी हैं, ये कार्बन पहले भी थे अब भी हैं। ये कार्बन भाई नया आया है CO2 वाला। तो ये 6 कार्बन वाली शुगर बनी। पहले हमने तो कहा था 3 कार्बन वाली शुगर बनी, यहाँ पे तो 6 कार्बन वाली बनी है। हाँ 6 वाली बनती है। फिर ये अनस्टेबल होती है, इसका नाम है कीटो एसिड। अनस्टेबल होती है, जल्दी में टूट जाती है, और 6 कार्बन वाली शुगर को अगर हम तोड़ दें बीच से तो कितने कार्बन की शुगर बनेगी? 2। एक 3 कार्बन वाली और दूसरी भी 3 कार्बन वाली। तो 2 3 3 कार्बन वाली शुगर बन सकती हैं।
एक 3 कार्बन वाली और दूसरी भी 3 कार्बन वाली, एक के पास एक फास्फेट और दूसरी के पास भी एक फास्फेट। तो ये एक फास्फेट वाली जो शुगर बन रही है इसको हम भाई नाम दे रहे हैं क्या, इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, इसको नाम दे रहे हैं PGA, फास्फोग्लाइसरिक एसिड या फास्फोग्लाइसरेट। याद रखना है ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, एसिड है, एल्डिहाइड नहीं। तो इसको PGAL नहीं PGA कहेंगे। ठीक हो गया यहाँ तक का प्रोसेस हमने जो पढ़ा है रुबिस्को से लेकर PGA तक बनने का, इसको हम कहते हैं स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 1 को क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं आप स्टेप नंबर 1 को बता तो दें क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन कहते हैं आप। ये कार्बोक्सिलेशन हो गई। कार्बोक्सिलेशन में क्या यूज हुआ, रुबिस्को यूज हुआ, रुबिस्को की 5 कार्बन वाली शुगर यूज हुई, CO2 यूज हुआ, PGA बने। कौन बताएगा PGA कितने बने भाई, 2। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, पूछूं, आर यू रेडी, ऑल आर रेडी फॉर आंसर, ओके। अब मुझे बताएं, एक रुबिस्को एक CO2 एक्सेप्ट करता है, अगर 2 रुबिस्को हों तो कितने CO2 एक्सेप्ट करेंगे, 2। और उनके पास RUBP कितने होंगे, 2। तो कीटो एसिड कितने बनेंगे, 2। मेरा सवाल यह है कि PGA कितने बनेंगे, PGA कितने बनेंगे, 4। अच्छा, अगर ये 3 हो तो हर एक के पास एक RUBP, तो ये भी 3, तो CO2 भी कितने यूज करेंगे, 3। तो भाई हाँ आप बताएं PGA कितने बनेंगे, PGA कितने बनेंगे बताएं, कितने बनेंगे, 6। कितने बनेंगे PGA, 6 PGA बनेंगे भाई, 6 PGA बनेंगे। यहां तक बात क्लियर है, ओके करें, ओके। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया कार्बोक्सिलेशन, जिसने रुबिस्को ने RUBP को CO2 से जोड़कर कीटो एसिड बनाया और कीटो एसिड फाइनली कन्वर्ट हुआ PGA में। तो कार्बोक्सिलेशन का प्रोडक्ट PGA और रिएक्टेंट RUBP और CO2 है। ओके सर। फर्स्ट अनस्टेबल कंपाउंड कौन सा बन रहा है, 6 कार्बन वाला। फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा बन रहा है, 3 कार्बन वाला। इसको 6 कार्बन साइकिल C6 क्यों नहीं कहते, क्योंकि कीटो एसिड कंटिन्यू नहीं चलता, स्टेबल नहीं है। आगे जो चलने वाला है वो 3 कार्बन वाला है, इसीलिए इसको C3 साइकिल कहते हैं। ओके सर। अभी स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 को देखें भाई। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 को करते हैं रेड कलर से। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, इधर देखें, मुझे समझें। स्टेप नंबर 2 का नाम बताएं मुझे, क्या नाम था भाई, आप कहेंगे सर नाम था रिडक्शन। याद है भाई, रिडक्शन। तो मैं अगर पूछूं आपसे कौन रिड्यूस होगा, आप कहेंगे CO2 के साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे। मैं पूछूं हाइड्रोजन कौन देगा, आप कहेंगे NADPH हाइड्रोजन देगा। और मैं पूछूं इन हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, आप कहेंगे ATP चाहिए। तो यही तो रिडक्शन है। अगर मैं यहाँ पे एक और बात करूं, उसका जवाब आपको देना है। अगर मैं कहूं CO2 को रिड्यूस करना मतलब PGA को रिड्यूस करना, और PGA को रिड्यूस करना मतलब CO2 को रिड्यूस करना। सही बात है, सही बात है। क्योंकि आप देखें ये जो 2 PGA बने हैं इनके पास एक कार्बन, 2 3 4 5 6, 2 PGA के पास 6 कार्बन। अगर ये 6 PGA हैं तो इनके पास 18 कार्बन है शुरू में। ये कार्बन मैं बाद में काउंट कराऊंगा आपको। मुझे ये बताएं कि अगर एक कीटो एसिड है, मतलब एक CO2 है ना। एक कीटो एसिड होगा तो 2 PGA होंगे। अगर 2 PGA हैं तो मुझे बताएं RUBP के कितने कार्बन, 5। और एक कार्बन जो है, एक जो कार्बन है ये वाला, ये भाई किसका है, CO2 का। तो आप PGA को हाइड्रोजन देंगे, इसका मतलब है CO2 को हाइड्रोजन देंगे, क्योंकि CO2 इज अ पार्ट ऑफ PGA। अब मैं अगर आपसे पूछूं, अगर यहाँ पे 6 PGA हैं, 6, तो मुझे बताएं आपके CO2 कितने हैं,
3 है या 6 है? CO2 3 है, 3 PGA में है या 6 PGA में? 3 PGA में, जल्दी में आपने बताया, वेरी गुड, वेरी गुड सर। अभी देखें, अभी देखें, अभी मैं आपसे पूछता जाऊंगा मेरा क्या है भाई, ये तो आप पढ़ाएंगे मुझे भाई। रिडक्शन करने के लिए ATP चाहिए कि नहीं? ATP चाहिए, तो पहले हम ले आते हैं किसको? ATP को। ATP आएगी, फास्फेट देकर चली जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी ADP में। एक PGA की ये स्ट्रक्चर है, देखें ये PGA है आपका, ये आपका 3 कार्बन वाला PGA है, उसके साथ एक फास्फेट है। अगर ATP से आप ATP से एक फास्फेट और जोड़ दें तो PGA में कितने कार्बन होंगे? कितने कार्बन हो जाएंगे? कितने फास्फेट हो जाएंगे PGA के पास? अगर PGA में 3 कार्बन है, एक फास्फेट है, और अगर आप PGA के पास PGA में एक फास्फेट ऐड कर रहे हैं ATP से, एक पहले ही फास्फेट था 3rd कार्बन पर और 1st कार्बन पर ऐड कर रहे हैं, तो आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा 2 फास्फेट वाला, उसको कहेंगे 1,3 बाय PGA, यानी ऐसा PGA जिसके पास कितने फास्फेट हैं? 2, एक 3rd कार्बन वाला पुराना, एक नया 1st कार्बन वाला। हाँ भाई, जो 1st कार्बन पे फास्फेट आया है कहाँ से आया है बताएं? किसने दिया है? ये पहले नहीं था, ATP ने दिया है। ओके ओके, तो ये PGA 73 बाय PGA कैसे बना ये समझ गए आप। अब मुझे बताएं, अब एनर्जी आ गई, अब इस 13 बाय PGA को कन्वर्ट करना है G3P में या PGAL में, फास्फोग्लाइसरल अल्डिहाइड या ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये एसिड है भाई, फास्फोग्लाइसरिक एसिड या फास्फोग्लाइसरेट, ये अल्डिहाइड है। आपको मैंने पढ़ाया था, एसिड और अल्डिहाइड का कन्वर्जन पढ़ाया था कि एसिड से आप हाइड्रोजन ऐड कर लें, यानी एसिड को रिड्यूस करें तो आपका अल्डिहाइड बन जाएगा, और अल्डिहाइड को आप ऑक्सीडाइज कर लें, हाइड्रोजन निकाल लें तो आपका एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपकी यूज होगी NADPH+H, हाइड्रोजन देने आएगी और कन्वर्ट हो जाएगी NADP+ में। अब मुझे बताएं, इस NADPH+H ने क्या दिया? हाइड्रोजन दिया या फास्फेट दिया? हाइड्रोजन दिया भाई। कहां पे देगा हाइड्रोजन? हाइड्रोजन कहां पे देगा? आप कहेंगे सर इस फास्फेट को निकालना पड़ेगा। किस फास्फेट को? इस फास्फेट को निकालना पड़ेगा, इस पहले वाले को, इसको निकालना पड़ेगा। तो भाई ये आपका 1st कार्बन वाला फास्फेट गया, जहां से फास्फेट निकला। फास्फेट क्यों ऐड किया था? एनर्जी देने के लिए, तो एनर्जी दी। अब ये फास्फेट निकल जाए, यहाँ पे ये हाइड्रोजन लग जाए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगेंगे वहाँ पे एनर्जी यूज होगी, और कौन सी एनर्जी यूज होगी? ATP वाली, यानी उस फास्फेट वाली। वो फास्फेट निकलेगा, वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करवा के जाएगा। तो ये फास्फेट निकलेगा और वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा। तो मुझे बताएं, अब जो मॉलिक्यूल बनेगा उसके पास कितने फास्फेट होंगे? बताएं, अब जो मॉलिक्यूल बनेगा उसके पास कितने फास्फेट होंगे? 1 या 2? 1। कौन से कार्बन वाला होगा? 3rd कार्बन वाला होगा। कौन से कार्बन से निकल गया? 1st कार्बन से निकल गया, और वहां पे क्या ऐड हुआ? क्या ऐड हुआ वहां पे? हाइड्रोजन। यहां से क्या निकला? फास्फेट निकला, और क्या ऐड हुआ? हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो अब मॉलिक्यूल को क्या PGA कहेंगे आप या PGAL कहेंगे? बताएं, PGA कहेंगे या PGAL कहेंगे? अल्डिहाइड कहेंगे या एसिड कहेंगे? अल्डिहाइड कहेंगे। ये डिफरेंस आप समझ गए हैं। तो PGAL कहेंगे या G3P ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट का मतलब है 3rd कार्बन पर फास्फेट। भाई यहाँ तक आपका स्टेप नंबर 2 हो गया, और जो सेकंड स्टेप है आपका, सेकंड जो स्टेप है आपका, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। और स्टेप नंबर 2 को क्या कहते हैं हम? रिडक्शन। स्टेप नंबर 2 को क्या कहते हैं हम? स्टेप नंबर 2 को कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, ये रिडक्शन हो गया आपका। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस आपका स्टेप नंबर 2,
और दूसरे स्टेप को हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक हो गया। अब देखें, अब गौर से सुनना है भाई, गौर से सुनना है भाई, अब गौर से सुने। अब ये अगर मैं आपसे पूछूं, रिपीट कर रहा हूं, पीजीए कितने थे? 6 पीजीए थे। तो मुझे बताएं एक एटीपी एक को फास्फेट दे रही है तो कितनी एटीपी यूज होंगी? 6। और मुझे बताएं 1,3 बाय पीजीए 6 बने, ये भी थे ये भी 6 है, तो NADH कितनी यूज होंगी भाई? वो भी 6। और NADPH कितनी बनेंगी? 6। ADP कितनी बनेंगी? 6। PGL कितने बनेंगे? 6। यहां तक तो ओके। अब ये G3P या PGL एक ही बात है, इनमें से एक G3P निकाल लें। क्या मैं कहूं एक G3P इज इक्वल टू हाफ ग्लूकोज? एक G3P इज इक्वल टू हाफ ग्लूकोज। हाँ, तो ये 3 CO2 आ रहे हैं, मतलब हाफ ग्लूकोज बनेगा यहां पर। G3P मतलब PGL, G3P मतलब PGL, PGL या G3P एक ही बात है, मतलब हाफ ग्लूकोज। हाँ भाई, एक PGL निकल गया, बाकी कितने बच गए आपके पास? 5। तो 5 PGAL में कार्बन कितने हो गए बताएं? एक G3P में 3 कार्बन, दूसरे में भी 3, तीसरे में भी 3, चौथे में भी 3, पांचवें में भी 3, छठा भी था, छठा ये निकल गया 3 कार्बन वाला। तो इनके पास कार्बन बचे 5 मालिक्यूल हैं, लेकिन कार्बन इनके पास कितने हैं? 15। तो अब क्या लिखा है बुक वाले ने? गौर से सुने। ये आपके 5 कार्बन हैं, एक एक फास्फेट वाले 3 कार्बन के मालिक्यूल, टोटल मालिक्यूल हैं 1 2 3 4 5, छठा जो है ये है, छठा जो है ये है। तो अब ये आपस में क्या करेंगे? ये 5 मालिक्यूल 3 मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये 5 मालिक्यूल कितने मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे? 3 मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो 3 मालिक्यूल बनेंगे उनमें कार्बन कितने कितने होंगे भाई? उतने कार्बन कितने होंगे उनमें? 5 कार्बन, 5 कार्बन होंगे उनमें। तो मुझे बताएं क्या होना चाहिए? अब यहाँ पे आप कहेंगे सर होना ये चाहिए कि ये कार्बन इधर से निकाल कर आप इसको दे दें, दूसरा भी इससे निकाल कर इसको दे दें। ठीक है, ये कितने कार्बन? 3 पहले थे, ये 2 आ गए, 5 कार्बन वाला मालिक्यूल बन गया। अब ये कार्बन उठा के इसको दे दें, ये कार्बन उठा के भी इसको दे दें, ये भी दूसरा 5 कार्बन वाला बन गया। ये कार्बन निकाल के इसको दे दें, ये कार्बन निकाल के भी इसको दे दें। अब आपके पास 3 मालिक्यूल बन गए 5 कार्बन वाले। कितने? 3 मालिक्यूल, 3 मालिक्यूल बन गए और ये 2 फास्फेट आपके लॉस हो जाएंगे। तो यहाँ पे बुक में क्या लिखा हुआ है? बुक में क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन होंगे, उन रिएक्शन के बाद आपके पास मालिक्यूल बनेगा जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा RUP या RUMP। गौर से सुने, राइब्यूलोज मतलब 5 कार्बन वाली शुगर, फास्फेट मतलब एक फास्फेट, या राइब्यूलोज मतलब 5 कार्बन वाली शुगर, मोनोफास्फेट मतलब एक फास्फेट। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, राइब्यूलोज 5 फास्फेट, यानी 5वें कार्बन पर एक फास्फेट। बात तो एक ही है। तो ये अब मुझे बताएं यहाँ पे कितने फास्फेट रिलीज हुए? 2 फास्फेट आपके रिलीज हो गए और 5 कार्बन वाले 5 मालिक्यूल से 3 कार्बन वालों से 3 मालिक्यूल बने। अब ये जो 3 मालिक्यूल बने हैं इनको कन्वर्ट होना है RUBP में। क्या होना चाहिए भाई बताएं? यहाँ पे क्या ऐड होना चाहिए कि RUP से ये देखें RUBP बन जाएगा। ये देखें यहाँ पे कितने फास्फेट हैं? 1। कौन से कार्बन पर? 5th पर। यहाँ पे 5th कार्बन पर भी फास्फेट है और 1st पर भी। RUP को RUBP में कन्वर्ट करना है तो क्या ऐड होना चाहिए? फास्फेट। यहाँ पे 2 फास्फेट निकलेंगे भाई। फास्फेट ऐड कौन करेगा भाई? कौन बताएगा?
आप कहेंगे सर फास्फेट ऐड करेगी एटीपी और कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में। अब कौन बताएगा एटीपी कितनी यूज होंगी? एक एटीपी एक फास्फेट देगी, दूसरी दूसरा देगी, तीसरी तीसरा देगी, मतलब 3 फास्फेट यूज करने के लिए 3 एटीपी यूज होंगी और 3 एडीपी बन जाएंगी और 3 आरयूपी से 3 आरयूबीपी बन जाएंगे। और ये 3 आरयूबीपी कौन यूज करेगा कार्बोक्सिलेशन के लिए? एंजाइम का नाम बताएं। ये 3 आरयूबीपी कौन यूज करेगा कार्बोक्सिलेशन के लिए? रुबिस्को, जिसको हम कार्बोक्सिलेज कहेंगे। ऑक्सीजन ऐड करेगा तो ऑक्सीजनेज कहेंगे। अच्छा, रीजनरेशन का मतलब क्या हुआ? अब रीजनरेशन का मतलब थर्ड स्टेप का मतलब बताएं। रीजनरेशन का मतलब बताएं। आप कहेंगे सर रीजनरेशन का मतलब है जो CO2 एक्सेप्टर है उसको रिफॉर्म करना। CO2 एक्सेप्टर कौन है भाई? आप कहेंगे सर रुबिस्को के पास जो RUBP है ना वो CO2 एक्सेप्टर है। अच्छा, मतलब RUBP का दोबारा बनना रीजनरेशन है। तो ये आपकी हो गई रीजनरेशन, यहां से PgAl से या G3P से RUBP तक बनना, ये आपकी रीजनरेशन स्टेप नंबर 3 हो गया। अभी इसको मैं सेव कर रहा हूं और मैं आपसे सवाल पूछूंगा। अगर आपने मेरे सवाल दे दिए तो आपने सारी चीज़ कवर कर ली, अगर आपने सवाल नहीं दिए तो मतलब आपको कुछ भी नहीं समझ आया। देखें देखें भाई, ग्लूकोज बनाने के लिए, एक ग्लूकोज बनाने के लिए मुझे बताएं, एक ग्लूकोज बनाने के लिए ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा था 3 कार्बन को एक्सेप्ट करने वाला, इससे क्या एक ग्लूकोज बन जाएगा या हाफ बनेगा? हाफ बनेगा। ऐसे 2 चलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट में लिख दिए बच्चों ने, ऐसे 2 चलेंगे, ऐसा फिर रिपीट होगा, फिर दूसरा G3P निकलेगा और ग्लूकोज बन जाएगा। अब मेरे सवाल ये हैं, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए CO2 कितने चाहिए भाई? हाँ बताएं, जल्दी बताएं, मैं आपके इंतजार में हूं। आपने कहा है 6, सही है, सारे बच्चों का आंसर ये सही होगा। और मुझे बताएं ये जो ATP हैं वो कितनी यूज होंगी और NADPH जो हैं वो कितनी यूज होंगी ग्लूकोज बनाने के लिए? आप कहेंगे सर रुकें, ATP की बात करें तो ATP 2 जगहों पे यूज हो रही है, एक हो रही है रिडक्शन में और दूसरी हो रही है रीजनरेशन में। अगर रिडक्शन की बात करें तो हमने 6 ATP एक टाइम हाफ ग्लूकोज के लिए और 6 ATP दूसरे हाफ ग्लूकोज बनाने के लिए, मतलब रिडक्शन में टोटल यूज होंगी 12 और रीजनरेशन में 3 हाफ ग्लूकोज के लिए और 3 फिर हाफ ग्लूकोज के लिए, मतलब टोटल 6। इसका मतलब है टोटल 18 ATP रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये क्लियर है? और आखिरी सवाल, NADPH कितने भाई? NADPH कितने यूज करेंगे आप बताएं जल्दी, मुझे नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं 12, मैं देख रहा हूं वाकई 12 होंगे। आप कहेंगे सर ओनली यूज होंगे रिडक्शन में, मैं कह रहा हूं रीजनरेशन में भी यूज होंगे, हाँ या ना? क्या मैं बात सही कर रहा हूं? नहीं कर रहा, ओनली रिडक्शन में यूज होते हैं, बिल्कुल। तो रिडक्शन में कितने यूज हुए थे हाफ ग्लूकोज के लिए? 6, फिर हाफ ग्लूकोज के लिए 6, मतलब टोटल 12 NADH रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यहां तक आपका केल्विन साइकिल पूरा। केल्विन साइकिल में कितने स्टेप थे? एक था कार्बोक्सिलेशन फर्स्ट, दूसरा था रिडक्शन और तीसरा था रीजनरेशन। ठीक हो गया। कार्बोक्सिलेशन कौन कराएगा? एंजाइम का नाम याद रखना है, उस एंजाइम के बाद शुगर कौन सी है वो याद करना है, उस शुगर में कार्बन कितने हैं वो याद करने हैं, उस शुगर में फास्फेट कितने हैं भाई? 2, वो याद करने हैं। ठीक है ना? क्या एक्सेप्ट करेगा? CO2 एक्सेप्ट करेगा और क्या कर सकता है? ऑक्सीजन कर सकता है। फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या करना चाहिए? ऑक्सीजन कब एक्सेप्ट करेगा ये सुन लें। ऑक्सीजन जब 2 चीजें, या टेम्परेचर बढ़ जाए या ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए, तो रुबिस्को वर्क करता है एज ऑक्सीजन एक्सेप्टर। क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजिनेज? ऑक्सीजिनेज, वेरी गुड। ये था भाई, ये कार्बोक्सिलेशन हो गई। कार्बोक्सिलेशन के रिजल्ट में आपको मिला PGA।
अब इस PGA को आप ATP दें और NADPH+H दें और इसको बना दें PGA को क्या, G3P। ये आपकी हो गई रिडक्शन। G3P में एक G3P को निकाल कर यानी हाफ ग्लूकोज बनाकर इससे बाकी जो G3P बचे 5, उनमें से आपका RUBP का रीजनरेट करना, ये आपका स्टेप नंबर 3 रीजनरेशन हो गया। ओके ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे और आगे वाला जो चैप्टर है, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। C4 एंड C3 पाथवे हमारे सिलेबस में नहीं है और क्वेश्चन भी कभी नहीं पूछे गए C3 और C4 पाथवे में से, इसीलिए हम पढ़ेंगे भी नहीं। अगर टाइम कभी मिला तो C3 और C4 पाथवे थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ी लॉजिक है, वहाँ पे हम पढ़ लेंगे। मगर कभी भी PMC वालों ने उसमें से सवाल नहीं पूछा क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया गया, PMC के सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक झटका लगा देंगे C3 और C4 को। जी बाबा क्या कह रहे हैं इकरा सिद्दीक? सर हमें रिजल्ट ऐसे नहीं मिल सकता कि हमारे किस सब्जेक्ट में कितने मिस्टेक्स हैं, हम उसको इम्प्रूव करें। हाँ कोशिश करेंगे, हम आपको ऐसा प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। आपका पूरा डेटा निकाल कर आपको देंगे, कौन कौन से MCQs आपने कहाँ कहाँ गलत किए हैं, क्या क्या आपसे मिस्टेक्स हुई हैं। ठीक है ना। वैसे बच्चों को याद होना चाहिए कि इसकी की ये है, हमने ये किया था। जब आप पूरे इत्मीनान से एहतियात से खोपड़ी यूज़ कर MCQs करेंगे तो आपको याद होगा यहाँ पे मैंने ये नहीं ये किया था, और वो लॉजिक आपको याद होगी कि मैंने ये लॉजिक लगाई थी। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह वायरस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक कितने टाइम का है? पूरे दिन का। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।